नमस्कार दोस्तों, हिंदी बेल्ट वाले राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार मिली है और इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अहंकार। दूसरी तरफ मोदी के कद के सामने राहुल को ही सामने खड़े रखने की मजबूरी या कांग्रेसी नेताओं की कस्में भी हार की एक बड़ी वजह रही। और अगर देश की जनता को खुश करने के बदले गांधी खानदान को ही खुश करने की परिपाटी कांग्रेस निभाती रहेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इससे बड़ी करारी शिकस्त मिल सकती है, ये भी तय है। आखिर राजस्थान में क्यों हारी कांग्रेस, जरा इस पर भी समीक्षा कर लेते हैं। दिग्गज कांग्रेसी नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुख्यमंत्री के रूप में यह तीसरा कार्यकाल उतना आरामदायक नहीं रहा। राजस्थान में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह पार्टी की आपसी कलह रही। अधिकांश समय गहलोत सचिन पायलट के बगावती तेवर में ही उलझे रहे। सचिन की रार ने टॉप लीडरशिप के सामने भी गहलोत की किरकिरी करवाई। जनता को दिखाने के लिए मामला सुलझा दिखाया जाता रहा, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सचिन की ताजपोशी तक ये मामला कभी नहीं सुलझ सकता है, ये भी तय है। कई नेता नाराज हुए, लेकिन गहलोत ने उन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं किया। पार्टी के अंदर गुटबाजी और कई बागी नेताओं ने पार्टी का खेल बिगाड़ा। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में भी कई मौजूद विधायक और पायलट समर्थकों को टिकट नहीं मिला। चुनाव में कांग्रेस के 22 बागी मैदान में थे। इन बागियों ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कुछ को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और जनता इस तमाशे को देखती रही, समझती रही, जो धीरे धीरे उसे इस एहसास की तरफ ले गया कि राजनीति की ये बिल्लियाँ सत्ता के बंदरबाट में लगी हैं जो कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। गांधी परिवार चाहता था कि गहलोत राज्य की राजनीति छोड़कर पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन जनता को मैं थांसू दूर कोनी यानी मैं आपसे दूर नहीं का भरोसा देते हुए गहलोत राजस्थान में टिके रहने में सफल रहे। उन्होंने खुद को राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए एक तरह से झोंक दिया। राजस्थान के चुनाव से पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर राज्य को अव्वल नंबर पर बताया। यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी शासित राज्यों जैसे मणिपुर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इसमें जो घटनाएं घटती थीं उस पर बड़े बड़े बयान देते थे। लेकिन जब कांग्रेस राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसक वारदात होती थी तो राहुल और प्रियंका की जुबान सील जाती थी, एक आवाज़ तक नहीं निकलती थी। उनके बयान नहीं देने की वजह से विपक्षी नेताओं सहित जनता ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें निशाने पर लिया। राजस्थान में कांग्रेस की हार की वजह सीएम अशोक गहलोत का अति आत्मविश्वास और अहंकार भी था, जो उन्हें ले डूबा। गहलोत की पार्टी के कई विधायकों ने अपनी बात न सुनने का उन पर आरोप लगाया। वहीं सचिन पायलट से उनकी लड़ाई तो पिछले साल सरकार बनने के बाद से ही चल रही है। कई बार मीडिया के सामने आकर गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और गद्दार तक कह दिया। भारी बेरोजगारी और परीक्षा की वर्षों से तैयारी कर रहे छात्रों ने जब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक का मामला देखा तो उनकी आंखों के लिए गहलोत सरकार किरकिरी बनती गई। ये भी गहलोत सरकार की हार का एक बड़ा कारण था। पिछले 5 साल के गहलोत कार्यकाल में कई परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसको लेकर बीजेपी ने गहलोत पर एक्शन न लेने का आरोप भी लगाया और ये मुद्दा गहलोत सरकार के लिए बहुत भारी पड़ा। राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम सीएम अशोक गहलोत हो जाना भी कांग्रेस को भारी पड़ता नजर आ रहा था। बीजेपी ने कांग्रेस के जातीय जनगणना वाले दांव की काट के लिए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने चुनाव में अपने पास सांसदों को उतारकर मैसेज दे दिया कि इस बार सीएम कोई भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस का सारा दारोमदार सीएम गहलोत के कंधों पर अधिक नजर आया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे तो, लेकिन वह भी महज खाना पूर्ति ही लगा। जबकि पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त राज्य के हर संभाग या लगते हुए संभाग में रैली कर बीजेपी के लिए माहौल बनाया। इसके चलते पूरा चुनाव धीरे धीरे मोदी बनाम अशोक गहलोत हो गया। नतीजों में इसका लाभ भी बीजेपी को मिला, यह भी दुनिया ने देखा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जब कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ को घोषित कर रखा था और बीजेपी ने अपना चेहरा तक नहीं क्लियर किया था, तो एमपी की जनता ने बिना मुख्यमंत्री वाली पार्टी पर क्यों भरोसा किया, ये भी सोचने वाली बात है। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने अपनी बेबाकी से कांग्रेस के नेताओं को चारों खाने चित किया। कांग्रेस की रैलियां भी कम हुई, प्रदर्शन में भी जोश नहीं था, इसलिए पार्टी कभी भी जनता के मंचों पर अपनी बातें ठीक से नहीं रख पाई। जबकि बीजेपी सत्ता में होते हुए भी जनता को समझा पाई कि विपक्ष किस तरह से गंदी राजनीति कर रहा है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है।
पीएम मोदी और अमित शाह सहित शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में भाजपा ने 634 रैलियां की, वहीं कांग्रेस ने लगभग आधी सिर्फ 350 रैलियां की। अकेले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पूरे राज्य में 165 रैलियां की। वहीं कमलनाथ जो पार्टी का चेहरा थे, उन्होंने मात्र 114 रैलियों में ही भाग लिया। नुकसान तो होना ही था, क्योंकि अगर आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो पार्टी को जीत कौन दिलाएगा। इतना आसान नहीं होगा जीत दिलाना। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 4 किसानों की मौत हो जाती है और कांग्रेस इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती है, जबकि किसानों की यही लड़ाई पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। ओबीसी कार्ड यानी जाति जनगणना की मांग भी कांग्रेस के लिए काम नहीं आई, क्योंकि पार्टी इसका पहली बार समर्थन कर रही थी। दूसरी तरफ पार्टी का नरम हिंदुत्व का एजेंडा भी काम नहीं आया, जिसे कांग्रेस 2018 से पहले ही आगे बढ़ा रही थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कुछ मामलों में अशोक गहलोत से भी आगे निकल गए। कमलनाथ सरकार में नहीं थे, लेकिन जिस तरह से चुनाव में उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, उससे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज गया कि वे जब सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। फलतः कमलनाथ के सिंगल हैंडेड पार्टी चलाने के तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर बैठना उचित समझा, जो चुनाव के दौरान भारी पड़ा। इंदौर में कांग्रेस से जुड़े जयकिशन बौरासी का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वर्कर्स पर भरोसा करने के बजाय अपने परिवारजनों और किराए पर रखी फौज पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ में कैसे हारी कांग्रेस, जरा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भूपेश बघेल इस बार चुनाव केवल 3 मुद्दों पर लड़े थे। पहला कल्याणकारी राजनीति थी, दूसरा मुद्दा था नरम हिंदुत्व का, और तीसरा मुद्दा था क्षेत्रीय छत्तीसगढ़िया गौरव का आह्वान करने का। लेकिन इन शानदार मुद्दों के बीच उन्हें कोयले और शराब उत्पाद शुल्क के परिवहन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों से जूझना पड़ा। ईडी ने कईयों को गिरफ्तार किया, कईयों से पूछताछ की। मामले को जनता ने नोटिस भी किया, क्योंकि पूरे देश में भी ईडी के छापे चल रहे थे। और क्या था, ये तो पूरी की पूरी जनता समझ रही थी चीज़ों को। और इसमें क्या किया जनता ने, चुनाव में कांग्रेस की हवा टाइट कर दी। दूसरी तरफ शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर राज्य में यह भी तय हुआ था कि छत्तीसगढ़ में साल 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2.5 साल के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इसके उलट भूपेश बघेल लगातार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। टीएस सिंहदेव और बघेल के बीच इसी बात को लेकर तनातनी रही, और यह विवाद इस बार के चुनाव में भी देखने को साफ मिला। सरकार के कार्यकाल के आखिर में टीएस सिंहदेव को भले छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, मगर वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कम ही दिखाई दिए, जिसका असर ये हुआ कि 90 में से 54 सीटों पर भगवा लहराया और कांग्रेस को महज 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन न होने और संविदा कर्मचारियों को नियमित न करने पर नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। आदिवासियों के बीच धर्मांतरण एक और मुद्दा था, जिस पर भाजपा ने उन पर दबाव बनाया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस साल छत्तीसगढ़ में 9 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया था, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई दौरे किए और सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। दोनों ने लगातार भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमित शाह ने जनता से मोदी के लिए वोट करने की अपील की। इस बार के चुनाव में भाजपा के पुराने वोटरों की वापसी हुई। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस का वोट शेयर 43.04% से गिरकर 42.23% हो गया। मोदी सरकार 2014 में सत्ता संभालते ही पत्रकारों को विमानों में भर भर कर ले जाने की पूर्ववर्ती सरकारों की परंपराओं पर रोक लगा दी। ऐसे पत्रकारों को न तो शराब परोसा गया और न ही गिफ्ट दिया गया। मोदी सरकार से नाराज पत्रकार कांग्रेस के लिए फूफा बनते नजर आए। हुआ ये कि ये पत्रकार कांग्रेस को ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव जिताते नजर आए। पत्रकारों ने अपने स्तर को इस हद तक गिरा लिया कि 3 बार के सीएम और 2 बार के पीएम को पनौती तक कह डाला। मन नहीं भरा तो ट्विटर पर ट्रेंड तक करा दिया। खुशी के लड्डू फोड़ लिया मन में और तन में, और इनका साथ दिया खान मार्केट गैंग और उसकी ट्विटर वाली दुनिया ने। इन पत्रकारों ने अपनी जमीर बेचकर चुनावी विश्लेषण को भी सुनियोजित तरीके से किया, और पहले ही राज्य विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में मोदी विरोधी लहर दिखाने लगे, जिसे क्लिक इंडिया ने पहले ही दिखाया भी था। ये पत्रकार एक पत्रकार की तरह बैलेंस नहीं थे, बल्कि वे कुछ इस तरह से विश्लेषण कर रहे थे जैसे वे चुनाव में खुद खड़े हों या उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हों। यह कारण है कि उनके विश्लेषण से निष्पक्षता गायब थी। कांग्रेस को रास्ता दिखाने के बजाय या कांग्रेस की गलतियों और बीजेपी की रणनीति को खोलकर बताने की बजाय वे दिन रात मोदी सरकार को गालियां देने में व्यस्त हो गए। उनके वीडियो या प्रोग्राम पर कवर की हेडिंग से लेकर फोटो तक पर मोदी को दिन रात कोसा जाता रहा, जिसे 2/3 बहुमत जिसने 2 बार पीएम मोदी को सत्ता में बैठाया था, इस बात से खासा नाराज थी
कि सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाना भला कौन सी पत्रकारिता धर्म है। इन पत्रकारों को पहले से ही पता था कि मोदी सबसे बड़ी गारंटी हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या कि खिसियानी बिल्ली की तरह जनता को बरगलाने या गुमराह करने में लग गए। फलतः अपने ही चैनल पर या सोशल मीडिया पर मोदी को कमेंट बॉक्स में गालियां दिलवाने लगे, जिससे जनता या सोशल मीडिया यूजर्स को ये बात बुरी लगी और वे अब सोशल मीडिया यूजर्स की तरह नहीं बल्कि मोदी समर्थक वोटर्स की तरह सोचने लगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को इन राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा। ये ऐसे कारण थे जो राज्यों में जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद, सनातन, जाति, धर्म ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ये 3 राज्य ही नहीं भारत के सारे राज्य प्रभावित होते हैं। और इन मुद्दों को लेकर हम ये मान भी लें कि हो सकता है कि राहुल का कॉन्सेप्ट इन मुद्दों पर क्लियर नहीं है, लेकिन जिस कांग्रेस में एक से बढ़कर एक दिग्गज हों, उन दिग्गजों को ये मुद्दे क्यों नहीं समझ आते। आखिर क्यों पार्टी उल्टी गंगा बहाने में दिन रात लगी रहती है, या फिर ऐसा है कि वे सब चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस की नैया खींचते रहे और उनका कांग्रेस की राजनीति में महत्व बरकरार रहे। सोशल मीडिया पर बहुसंख्यक जनता का कमेंट बताते हैं कि वो ऐसा मानती है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है। राहुल का विदेशी मंचों पर उलूल जुलूल बयान इस सोच को और अधिक पुख्ता कर देते हैं कि कांग्रेस को जनता सनातन विरोधी मानती है। इसके पीछे तर्क में दम भी है। तमिलनाडु में उसकी घटक पार्टी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स तक कह डाला। कांग्रेस जिस अखिलेश के साथ गठबंधन में है, उसी की पार्टी के नेता रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने या जलाने की बातें करते हैं, हिंदुओं की देवी माँ लक्ष्मी का अपमान करते हैं और इन सारी बातों पर कांग्रेस मौन रहती है। और इन सबसे बड़ी बात कि इंदिरा और राजीव की विरासत वाली पार्टी राहुल और प्रियंका एक नौसिखियों की तरह संभालते हैं और पार्टी के घाघ नेताओं को पता है कि वे किसी भी वक्त और किसी भी मुद्दे पर राहुल और प्रियंका को अपने अनुसार समझा बुझा सकते हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका न तो जमीन से जुड़े नेता हैं और न ही इन्हें जमीनी राजनीति की समझ है। यही कारण है कि चाहे राजस्थान में गहलोत हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, किसी ने शीर्ष नेतृत्व की एक न सुनी, क्योंकि सबको पता है कि पीएम राहुल को बनना है तो राहुल और प्रियंका को उनकी ज़रूरत है, उन्हें राज्यों में रहना है और केंद्र में कोई स्कोप भी नहीं है तो राज्यों का सीएम बनकर वे ज़्यादा खुश हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस के फूफा बने इन नेताओं ने अपने अहंकार, तनातनी और शीर्ष नेतृत्व की एक न सुनने की आदतों के कारण गेम बीजेपी के पाले में फेंक दिया है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।